नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स के इस सेशन में बेसिकली आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। और एक वर्ष में जितने करीब 25 से 28 गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने रेटिफाई किया है, जो तैयार किया है कि इसको परीक्षा के लिहाज से हमें सबसे पहले किया जाना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंस तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स की है, कोई वेब पोर्टल जारी हो गया या कोई इनिशिएटिव जारी हो गया, लेकिन पहले चरण में हम उन चीज़ों को देखेंगे जो बड़ी स्कीम के रूप में एक बड़े वर्ग को लाभान्वित कर सकती है, एक बढ़िया बड़े स्तर पे उसका कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापक व्यापक भी प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार की स्कीम्स को मैंने सबसे पहले शामिल किया है और अलग अलग लेक्चर में उसको भी यूज़ करूंगा। तो आज जो हम ये स्कीम्स देख रहे हैं, करीब करीब 4 से 5 स्कीम हम कवर करेंगे, जिसमें परीक्षा के लिहाज से मुझे लगता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पहली स्कीम जो हमारे सामने है उसको देखते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी आपने अगर इसको थोड़ा सा अगर आपने फॉलो किया होगा तो ये स्कीम बेसिकली ना, ये प्रोग्राम या इनिशिएटिव कह लीजिए, जो भी, ये शुरू हुआ था अक्टूबर 2023 में। इससे पहले भी आपने देखा होगा ये वर्ष पूरा, अभी दुबई में बैठक हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूएनएफसीसी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, यूनाइटेड नेशन की, यूएनईपी की जो संस्था है, यूएनएफसीसी है ना, संस्था के लिए जो इस समूह की बैठक होती है वैश्विक रूप से, जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं या क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, अलग अलग हमारे सामने जो समस्याएं हैं वैश्विक स्तर पे पर्यावरण को लेके, उसके ऊपर चिंतन होता है हर वर्ष। इस बार दुबई में बैठक हुई थी, है ना, तो उसमें भी एक क्रेडिट प्रोग्राम की बात हो रही थी। इस संस्था ने पहले से ही एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रीन क्रेडिट्स की तरह कार्बन क्रेडिट सिस्टम बना ही रखा था। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से ये ना मनोबल बढ़ाने के लिए वो कुछ इनिशिएटिव हैं जिसमें कि संस्थाओं को मोटिवेट किया जाता है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली या ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे कि वातावरण को या कार्बन का रिडक्शन हो या एक प्रकार से ग्रीन एनर्जी जनरेशन हो, है ना, उतना ही इको फ्रेंडली अच्छे से काम हो। और इसके एवज में उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलते थे ना, उस यूएनएफसीसी की बैठक में। तो कुछ ऐसा ही ये इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या जो अन्य बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ग्रीन क्रेडिट अपने लिए जनरेट कर सकते हैं अगर उनका जो कार्य है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है, उसमें अगर वो ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं या इको फ्रेंडली तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको इस एवज में उनको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रीन क्रेडिट्स। जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कार्बन क्रेडिट्स का कंसेप्ट दिया था कंट्रीज के लिए, है ना। अब ये जो ग्रीन क्रेडिट्स होंगे, इसको मनी के बदले में विनिमय किया जा सकेगा, है ना। अगर जिस कंपनी ने अच्छा इनिशिएटिव लेके काम किया, उसके पास ग्रीन क्रेडिट ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो इसको कैश कर सकता है दूसरों को देके। और इसमें लेगा कौन? लेंगे वो कंपनियां लेंगी या वो इंस्टीट्यूशंस लेंगे जिनका ग्रीन क्रेडिट स्कोर कम है या जो कम इको फ्रेंडली चीज़ें डेवलप कर पाए। तो पेनल्टी के रूप में उनको अपने सीएसआर से, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फंड कंपलसरी 2% खर्च करना होता है, उससे उनको परचेस करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से एक मोटिवेशन होगी कि नहीं, हमें ऐसे काम करना है ताकि हमारे पास ग्रीन क्रेडिट्स ज़्यादा रहें। तो इससे अल्टीमेटली भारत का भी जो स्तर है वो सुधरेगा, कार्बन एमिशन से कहीं आगे बढ़ के अन्य चीज़ों पे भी जाएंगे। जैसे कि अब सोलर पैनल कोई प्लांट यूज़ करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी का निर्वहन कर रहा है, ऑफ कोर्स उसको ग्रीन क्रेडिट ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है अक्टूबर 2023 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से इसके होंगे, बिकॉज ये हेल्दी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा इसका, और इससे संस्थाओं को एक तरह से मॉनिटरी बेनिफिट भी होगा, है ना। उनको लगेगा कि जो जिस तरह से वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या इको फ्रेंडली हो रहे हैं, तो उसको उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की जो पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, मतलब भारत का जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया था। इसका लक्ष्य वही है, एक ऐसा मार्केट सिस्टम डेवलप करना है जो ग्रीन या इको फ्रेंडली समाज की ओर अग्रसर हो, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत पहले इको मार्क का मार्का शुरुआत की, जो प्रोडक्ट पे इको मार्क लगाते थे, वो भी इसी तरह का इनिशिएटिव था, जिससे पता लगता था कि ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है ना। इसी प्रकार से ग्रीन क्रेडिट्स शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना बेसिकली असम की है। असम का वास्तविक नाम इसमें असोम भी जानते होंगे आप लोग। हेमंत बिस्वा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये पहले से स्कीम चल रही थी, इसमें अपडेट हुआ है। अरुणोदय स्कीम बेसिकली वहाँ की महिलाओं को दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। इसके माध्यम से 1250 रुपये की जो है इकोनॉमिक हेल्प की जाती है। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी को रिडक्शन करने का या उसको रिड्यूस करने का या उसको खत्म करने की कोशिश, जो पॉवर्टी इरेडिकेशन भी हम कह सकते हैं, वो उस लक्ष्य के तहत अरुणोदय 2.0
योजना को शुरू किया गया है। ये योजना पहले भी चल रही थी, अब इसको अपडेट करके, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। तो 17 लाख महिलाओं को, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली 17 लाख परिवारों को इससे बेनिफिशियरी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो अरुणोदय योजना कहाँ की है? असम की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लाडली बहना योजना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। अभी मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए उसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल माना गया लाडली बहन योजना को। देखिए, लाडली बहन योजना बेसिकली आपको ध्यान देना होगा, लाडली बहन तो मेन स्कीम है ये। लाडली बहन योजना बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम थी। जो पूर्व सीएम थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने स्कीम शुरू की थी जून के अंतर्गत, जिसमें कि महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपये खाते में चला गया। ये थी लाडली बहन योजना। अब इसके बाद हुई थी लाडली बहना आवास योजना। ये इसका ही एक एक्सटेंशन था। इसमें गरीब बेघर महिलाओं के को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक, अब इसमें किसको दिया जाता था? क्योंकि एक प्रधानमंत्री की भी योजना चलती है, तो इसमें उन महिलाओं को दिया जाता था जिनको कहीं किसी भी कोटे से या किसी भी स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाया, तो उन बची हुई महिलाओं को या उन बचे हुए परिवारों को, है ना, ये आवास योजना दी गई। तो दोनों ये क्लब्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश की योजना है और बहुत ही क्रांतिकारी रही उनके लिए। तो आपने देखा कि वहाँ पे जो सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पे वोट पाके रिटर्न किया, और इसमें बहुत बड़ा माना जा रहा है कि महिलाओं की जो वोटिंग थी वो बहुत सिग्निफिकेंट हो गई। तो इसमें बहुत बड़ी योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, परीक्षा पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पीएम प्रणाम योजना, इंग्लिश में प्रणाम, ये क्या है? आपने देखा होगा कुछ समय पहले 2015 के आसपास नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड भी बना था ना, कि मिट्टियों का कि मिट्टी की डॉक्टरी जांच कराई जाए कि मिट्टी की क्या स्थिति है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है, मिट्टी में किस न्यूट्रिशन की कमी है ना। अब उसी तरह धीरे धीरे चीज़ें, एक पीएम प्रणाम योजना शुरू हुई है, जिसका लक्ष्य है कि केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को रिड्यूस किया जाए और बायो फर्टिलाइजर के यूज़ को बढ़ाया जाए। जो जैविक खाद है उसका प्रयोग, जैविक उर्वरक का प्रयोग खासतौर से किया जाए, है ना। तो इसी से रिलेटेड है पीएम प्रणाम योजना। इसमें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों को बढ़ाना। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है प्रणाम की? प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, है ना। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो हमारे मदर अर्थ की रिस्टोरेशन कर सके, उसके जो न्यूट्रिशन उसको नॉरिशमेंट दे सके, इसके बारे में अवेयरनेस फैला सके, है ना। एक कंप्लीट इनिशिएटिव है। खास तौर से अगर एक लाइन में देखा जाए तो बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग को बढ़ाया जाए और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके उपयोग को घटाया जाए, यही इसका प्रमुख लक्ष्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, और इस वर्ष ये लॉन्च हुई है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्माइल योजना। स्माइल बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है कि इससे पहले जो स्कीम चल रही होंगी इससे रिलेटेड, इस क्षेत्र से रिलेटेड, वो सब इसमें समा गई। यह है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये बेसिकली मार्जिनलाइज वो लोग होते हैं जो बिल्कुल हाशिए के लोग। तो ये खासतौर से ट्रांसजेंडर जो वर्ग होता है, ट्रांसजेंडर मेल फीमेल, एक तीसरा वर्ग जो होता है ट्रांसजेंडर, उनको उद्यमी रूप में कैसे शामिल किया जाए। आपने देखा होगा सोशली वो बहुत बाइकॉटेड ही रहते हैं ना, तो उनको उनके सेल्फ रिलायंट के लिए ये स्माइल योजना शुरू की गई थी, और इस वर्ष इसके करीब 72 करोड़ के आसपास का बजट भी था। भारत सरकार की स्कीम है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो पहले मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री है। और इसके साथ साथ ये क्या है? ये इकोनॉमिक सपोर्ट देगा, इकोनॉमिक सपोर्ट प्लस सोशल सिक्योरिटी। इसके लिए मतलब इनको स्किल्ड कराया जाएगा, साथ में कुछ इकोनॉमिक हेल्प की जाएगी, सब मिला के। और इसमें अब तक की जितनी ट्रांसजेंडर को लेकर स्कीम चल रही थी वो सब इसमें ही सबमर्ज कर दी गई है ना। स्माइल का फुल फॉर्म भी यही है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मतलब किसी प्रकार अपना जीविकोपार्जन कर सके, उस लायक उनको सक्षम बनाया जाए। ठीक है, तो ये 3-4 स्कीम थी, बहुत छोटी छोटी सी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग का फीडबैक पहले ले लूँ कि कैसी लगी आपको स्कीम। ऐसा ही रहेगा तो सब लोग 25 से 30 बड़ी स्कीमें अच्छे से कर लेंगे और लगभग यहाँ से क्वेश्चन हमारे निकल के आ जाएंगे। अब देखिए जो बजट आउटकम है ना, वो मैंने इसका बताया नहीं, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, बिकॉज परीक्षा का जो टाइम है उसके हिसाब से। अब बजट आउटकम वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे नए बजट से, है ना, तो हम जब बजट आ जाएगा तब देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये
लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये जो जेपीजी फाइल्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और चैनल पे अगर पहली बार थे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टीसीएस के लिए भी पढ़ना शुरू कर दिया, नोटिफिकेशन तो हो ही गया, फॉर्म फिल नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।